जंक्शन क्या है, संधारित्रों को आपस में कैसे संयोजित करते हैं, समतुल्य धारिता क्या होती है, इन्हीं सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन आप सभी विद्यार्थियों का पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछला क्लास में मैंने आप लोगों को संधारित्र के बारे में बतलाया था, परिभाषा, उसका बनावट और भी बहुत सारा चीज। अगर आपने क्लास नहीं किया था तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर डेफिनेशन वाला प्लेलिस्ट को खोलकर इसके ठीक पहले वाले क्लास को कर लीजिए, तो संधारित्र का शुरुआती हिस्सा का पता आपको चल जाएगा, क्योंकि आज उसी के आगे वाले हिस्से को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं संधारित्र के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको संधारित्र का परिभाषा में समझाया था कि कोई भी दो धातु को या धातु के बने हुए कोई दो वस्तुओं को जब एक दूसरा से बहुत कम दूरी पर रख देते हैं तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है संधारित्र। जैसे कि मान लेते हैं कि धातु का बना हुआ एक वस्तु यहां रख दिए और धातु का बना हुआ दूसरा वस्तु यहां रख दिए, तो इन्हीं दोनों वस्तुओं के संयोजन को कहा जाता है संधारित्र। संधारित्र का मुख्य काम होता है आवेश को संचित करना। कोई एक पर धन आवेश कोई दूसरा पर ऋण आवेश जमा करते हैं। और अगर ये देखा जाए कि प्रैक्टिकली यानी व्यावसायिक स्तर से संधारित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, तो देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में व्यावसायिक स्तर पर इस प्रकार का संधारित्र बनाया जाता है। इसे कहते हैं समानांतर पट्टिका संधारित्र, यानी कि एक समतल धातु का बना हुआ प्लेट और उसके समानांतर बिल्कुल उसी के आकार प्रकार वाला दूसरा धातु का प्लेट को कम दूरी पर रख दिए, इसी को कहते हैं संधारित्र। तो ये सारा चीज आपको पिछला क्लास में मैंने बतला दिया था। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बारी बारी से शुरू करते हैं संधारित्र के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा संधारित्रों का संयोजन के बारे में। एकदम आसान सा टॉपिक है ये, बिल्कुल सीधा सा टॉपिक है ये। देखिए, अगर किसी विद्युतीय परिपथ में एक से ज्यादा संधारित्र को आपस में जोड़ दिया गया यानी संयोजित कर दिया गया, तो इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। क्या मैंने कहा? अगर किसी विद्युतीय परिपथ में एक से ज्यादा संधारित्रों को आपस में जोड़ देते हैं तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। अगर उदाहरण की बात की जाए तो मान लेते हैं कि यह एक संधारित्र है। हाँ, एक बात और मैं यहां पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखो जी, जिस प्रकार से किसी प्रतिरोध का संकेत कुछ इस प्रकार का होता है, जिस प्रकार से किसी बैटरी का संकेत कुछ इस प्रकार का होता है, उसी प्रकार से संधारित्र के लिए भी एक अलग संकेत का उपयोग किया जाता है। दो तरह का संकेत संधारित्र के लिए उपयोग में लाया जाता है, एक इस प्रकार का और दूसरा देखिए ये कुछ इस प्रकार का संकेत। जैसे कि यह प्रतिरोध का संकेत है, यह एक बैटरी का संकेत है, वैसे ही ये वाला और ये वाला दोनों संधारित्र का संकेत है। यहां पे देखो हमने क्या किया है, हमने दो सीधा लाइन खींच दिया। ये दोनों का दोनों सीधा लाइन है
बिल्कुल बराबर बराबर लंबाई वाला लाइन है, यह एक संधारित्र का संकेत हो गया। या फिर एक सीधा लाइन रहने दीजिए और दूसरा लाइन को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए जो बाहर के तरफ मुड़ा हुआ हो दोनों किनारों पर, तो यह भी संधारित्र का संकेत हो गया। तो आप इस संकेत का भी उपयोग कर सकते हैं, आप इस संकेत का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों का उपयोग होता है। क्लियर है? तो अब आगे मैं जहां भी संधारित्र का उपयोग करूंगा, ये वाला फिगर या ये वाला फिगर को कम ही दिखलाऊंगा या नहीं के बराबर दिखलाऊंगा, हर जगह इस संकेत का उपयोग करेंगे। क्लियर है? अब एक बात यहां और समझ लीजिए, ये दोनों लाइन आप जो देख रहे हैं, ये दोनों लाइन संधारित्र के दोनों प्लेट का संकेत होता है। यहां पर ये जो ऐसे टेढ़ा लाइन है, इसको आप गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि यह या तो सिर्फ धनात्मक प्लेट का संकेत हो सकता है या सिर्फ ऋणात्मक प्लेट का, क्योंकि आपको मालूम है संधारित्र का दोनों प्लेट बिल्कुल एक तरह से व्यवहार करता है। आप कोई भी प्लेट पर धनात्मक आवेश, कोई भी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश रख सकते हैं। यानी कि ये अगर संकेत है तो संभव है कि इस पर धनात्मक और इस पर ऋणात्मक आवेश है, या ऐसा भी संभव है कि इस पर ऋणात्मक आवेश और इस पर धनात्मक आवेश है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं संधारित्रों का संयोजन। देखिए मैंने इसमें क्या समझाया आपको। अगर किसी विद्युतीय परिपथ में एक से ज्यादा संधारित्र मौजूद रहेगा तो वैसे विद्युतीय परिपथ को संधारित्रों का संयोजन कहेंगे। मैं यहां पर इस चीज को फिगर से समझाता हूं, देखिए इधर। मैं यहां पर एक विद्युतीय परिपथ बना रहा हूं जिसमें कि कुछ संधारित्र भी लगा हुआ रहेगा। ध्यान से देखिए, फिगर को समझिए। ये देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर ये इस प्रकार से एक संधारित्र है, ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे। तो इस फिगर में देखिए 3 संधारित्र नजर आ रहा है, और मान लेते हैं कि यहां पर एक बैटरी को लगा दिया गया है। ये देखिए, तो यहां पे साफ नजर आ रहा है कि ये वाला और ये वाला एक एक संधारित्र है और यह एक बैटरी है। चलिए एक दूसरा फिगर को भी दिखलाते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये एक संधारित्र, ये एक दूसरा संधारित्र, यह एक तीसरा संधारित्र, ये इस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है ऐसे, और ये मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे जुड़ गया एक बैटरी से। एक और मैं फिगर बनाता हूं। ये देखिए एक संधारित्र, ये एक दूसरा संधारित्र, और इस प्रकार से एक तीसरा संधारित्र, ये ऐसे आपस में जुड़ा हुआ है।
और फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ये देखिए, अगर तुम चाहो तो सबका नाम भी दे सकते हो, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। यहाँ पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। यहाँ पर ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये वाला तीसरा संधारित्र। ये देखिए, तो ध्यान से देखो, इस विद्युतीय परिपथ में भी एक से ज्यादा संधारित्र है। इस विद्युतीय परिपथ में भी एक से ज्यादा संधारित्र है और इस विद्युतीय परिपथ में भी एक से ज्यादा संधारित्र है। तो इन सभी को कहा जाएगा संधारित्रों का संयोजन। क्लियर है? ये भी कहलाएगा संधारित्रों का संयोजन, ये भी संधारित्रों का संयोजन, ये भी संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो परिभाषा आपको समझाना चाहा, संधारित्रों का संयोजन, बिल्कुल साफ है। अगर किसी विद्युतीय परिपथ में एक से ज्यादा संधारित्र आपस में जुड़े हैं तो इस व्यवस्था को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आगे आपको समझाता हूं थोड़ा जंक्शन के बारे में। एकदम आसान सा चीज है जंक्शन, बचपन से ये सुनते आए हैं, खासकर रेलवे स्टेशन पर। देखो, वैसा जगह या वैसा बिंदु जहां से कम 3 तरफ जाने का रास्ता मौजूद हो, उसे जंक्शन कहते हैं। जिस बिंदु से या जिस जंक्शन से कम 3 तरफ जाने का रास्ता मौजूद हो, उसे जंक्शन कहते हैं। और जहां से सिर्फ एक तरफ या 2 तरफ जाने का रास्ता मौजूद हो, वह जंक्शन नहीं कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात अगर करें तो जब आप पटना रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे तो पटना रेलवे स्टेशन से आपको 4 तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। एक, आप पटना से आला बक्सर होते हुए दिल्ली के तरफ जा सकते हैं। दूसरा, आप पटना से इधर बख्तियारपुर बार होते हुए हावड़ा के तरफ जा सकते हैं। तीसरा, आप पटना पे खड़े हो जाएंगे तो वहां से जहानाबाद होते हुए गया जा सकते हैं। और चौथा, अगर आप पटना स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे तो वहां से दीघा होते हुए आप हाजीपुर या छपरा जा सकते हैं। तो पटना स्टेशन पे खड़े होने पर आप कम से कम 3 तरफ तो जा ही सकते हैं, इसलिए पटना रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन कहा जाता है। आप देखिएगा पटना स्टेशन के नाम के पास में लिखा हुआ मिलेगा आपको जंक्शन, पटना जंक्शन। लेकिन सोच के देखो, कोई ऐसा स्टेशन का उदाहरण उठा लो जहां से सिर्फ 2 ही तरफ जाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जहानाबाद को ले लेते हैं। तो अगर आप जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 ही तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। एक, अगर आप वहां से उत्तर के तरफ आएंगे तो पटना पहुंचेंगे, और दूसरा, अगर वहां से आप दक्षिण के तरफ जाएंगे तो आप गया पहुंच जाएंगे। तो जहानाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 तरफ जाने का रास्ता है, इसलिए वह जंक्शन नहीं कहलाता है। आप जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे जंक्शन लिखा हुआ नहीं देखेंगे, सिर्फ जहानाबाद लिखा हुआ रहता है। बात समझे? तो उसी प्रकार से अगर किसी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पे आप खड़े हो जाते हैं और उस बिंदु से कम 3 तरफ जाने का रास्ता मिल जाए आपको, तब वह जंक्शन है। अन्यथा वो जंक्शन नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से ऐसे एक बिजली का तार लिया गया और आप इस बिजली के तार के किसी बिंदु पे खड़े हो जाइए, मान लेते हैं इस पॉइंट पर। तो यहां से 2 ही तरफ आप जा सकते हैं, या तो दाहिना तरफ या बाएं तरफ, इसलिए यह जंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन इसके विपरीत आप मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से ऐसे एक ले रहे हैं,
दूसरा बिजली का तार, कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस तरह का। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इस जगह मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ए, और इस जगह दूसरा पॉइंट ले रहे हैं बी। जब आप ए पे खड़े हो जाएंगे तो तीन तरफ जाने का रास्ता है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, इसलिए ए एक जंक्शन है। लेकिन अच्छा, उसी तरह से जब आप बी पे खड़े हो जाएंगे तो यहां से भी आपको चार तरफ जाने का रास्ता मिलेगा, तो यह भी एक जंक्शन हो गया। तो क्या समझ में आया कि जंक्शन किसे कहा जाता है? चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जंक्शन के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो देखिए यहां पे दिया गया है। जंक्शन का बिल्कुल क्लियर परिभाषा है, जिस बिंदु से कम तीन तरफ जाने का रास्ता मौजूद हो, जंक्शन कहा जाता है। तो संधारित्रों का संयोजन तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको यहां पे क्या करना है, संधारित्रों का अलग अलग तरह का संयोजन पढ़ना है, जैसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। तो पहले आपको बतलाते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए क्या है, बहुत आसान है। देखो जी, सुन लीजिए पहले सेंटेंस। संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें जंक्शन मौजूद ना हो उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या मैंने कहा? अगर किसी विद्युतीय परिपथ में एक से ज्यादा संधारित्र लगे हुए हो और उस जगह जंक्शन मौजूद ना हो तो इसे ही कहा जाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। मैं इसे पीछे वाला फिगर में ही आपको समझा देता हूं। ये देखिए, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो तीन संधारित्र और एक बैटरी आपस में जुड़ा है। आप ध्यान से देखिए, क्या इस पूरा स्ट्रक्चर में आपको कहीं कोई जंक्शन नजर आता है? इसमें कहीं कोई जंक्शन नहीं है। आप यहां खड़े हो जाएंगे तो या तो आप इस तरफ जा सकते हैं या आप इस तरफ जा सकते हैं। आप यहां खड़े हो जाएंगे तो आप या तो इस तरफ जा सकते हैं या इस तरफ जा सकते हैं। तीन तरफ जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस फिगर में कहीं पर भी जंक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसे संधारित्रों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ये देखिए, मैंने जो परिभाषा समझाया यहां पे दिया गया है। संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें कोई जंक्शन मौजूद नहीं रहता है उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अगला है संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए, इस चीज को पहले समझिए। यहां पर देखो जी, अगर संधारित्रों के संयोजन में हर संधारित्र का एक एक प्लेट आपस में सिर्फ बिजली के तार से जुड़े हुए रहें, बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। हर संधारित्र का एक एक प्लेट आपस में सिर्फ बिजली के तार से जुड़े हुए हों और साथ ही साथ हर संधारित्र का दूसरा तरफ वाला प्लेट भी आपस में सिर्फ और सिर्फ बिजली के तार से जुड़े हुए हों, बीच में कोई और चीज मौजूद ना हो, कोई और उपकरण जैसे बैटरी वगैरह ना हो। तो वैसे संयोजन को कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए, मैं इस चीज को फिगर में समझाता हूं आपको। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। अब देखो, पहला संधारित्र का बायां तरफ वाला प्लेट, दूसरा संधारित्र का भी बायां तरफ वाला प्लेट और तीसरा संधारित्र का भी बायां तरफ वाला प्लेट आपस में जुड़ा है
और सिर्फ बिजली के तार से होकर बीच में कोई और विद्युतीय उपकरण नहीं आया। देखो C1 इस तरह से ऐसे C2 से जुड़ गया और C2 इस प्रकार से ऐसे C3 से जुड़ गया और C3 तो इस तरह से ऐसे C1 से जुड़ा हुआ है ही। तो सभी संधारित्र का एक एक प्लेट आपस में सिर्फ बिजली के तार से जुड़ा है। और उसी प्रकार से देखो C1 का दाहिना प्लेट C2 का दाहिना प्लेट से और C2 का दाहिना प्लेट C3 के दाहिना प्लेट से और C3 का दाहिना प्लेट C3 का C1 का दाहिना प्लेट से जुड़ा है। तो यहां आप ये भी देख रहे हैं कि हर एक संधारित्र का दूसरा वाला प्लेट भी यानी C1 C2 C3 का भी दूसरा तरफ का प्लेट आपस में सिर्फ बिजली के तार से जुड़ा है। तो ऐसे संधारित्रों के ऐसे संयोजन को हम लोग कहेंगे पार्श्वक्रम संयोजन। क्या कहेंगे इसे? पार्श्वक्रम संयोजन कहेंगे। बात समझे? देखो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है संधारित्रों का पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में, जो मैंने बतलाया बिल्कुल वही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। अब मैं नॉलेज के लिए एक और चीज आपको बतला देना चाहता हूं। देखो जी, जब कभी भी संधारित्रों का संयोजन आपके सामने आए तो वह तीन में से कोई एक प्रकार का हो सकता है। या तो वह श्रेणी क्रम संयोजन होगा या पार्श्वक्रम संयोजन होगा, और अगर दोनों में कुछ नहीं हुआ तो वह अपने आप तीसरा में चला जाएगा, मिश्रित संयोजन में चला जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, आप जान चुके हैं। पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, जान चुके हैं। अब बात है मिश्रित संयोजन कैसा होगा। एकदम सीधा सा इसको याद रखिए, जो संयोजन श्रेणी क्रम में नहीं है और साथ ही साथ पार्श्व क्रम में भी नहीं है, वो अपने आप मिश्रित संयोजन में चला गया। मिश्रित संयोजन के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है पहचानने का, बस देख लीजिए श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में है कि नहीं है। अगर न श्रेणी क्रम में है न पार्श्व क्रम में है, अपने आप चला गया मिश्रित क्रम में। जैसे कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ध्यान से देखिए, क्या ये तीनों संधारित्र यहां श्रेणी क्रम में है? आप ध्यान से सोच के देख लीजिए, नहीं है। कारण क्योंकि इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, ये जंक्शन है ना। यहां से तीन तरफ जाने का रास्ता आपको नजर आ रहा है। मैंने साफ साफ कहा था श्रेणी क्रम संयोजन में जंक्शन नहीं होना चाहिए, तो चूंकि जंक्शन है इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन तो नहीं होगा। चलिए अब पार्श्वक्रम देखते हैं कि पार्श्वक्रम ही कैसे नहीं है। देखो जी, पार्श्वक्रम में बतलाया था हर संधारित्र का एक एक तरफ का प्लेट आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, बीच में कोई और विद्युतीय उपकरण नहीं आना चाहिए। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो C1 का दाहिना प्लेट, C2 का दाहिना प्लेट और C3 का बायां प्लेट, ये तीनों तो आपस में जुड़ गया सीधे वायर से होकर, सीधे बिजली के तार से होकर। लेकिन साथ में क्या था, हर कैपेसिटर का दूसरा तरफ का प्लेट भी, हर संधारित्र का दूसरा तरफ का प्लेट भी आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए और बीच में कोई और उपकरण नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से देखिए, C1 का बायां प्लेट और C2 का बायां प्लेट तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या C3 का दूसरा तरफ का प्लेट जुड़ पाया C1 से? अगर आप सोचे तो इस प्रकार से ऐसे जाकर के ये जुड़ रहा है, यानी C1 का बाएं प्लेट, C2 का बाएं प्लेट और C3 का बाएं प्लेट भी आपस में ऐसे जुड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर एक अलग विद्युतीय उपकरण आ गया, यहां पर एक बैटरी आ गया। और मैंने क्या कहा था, बीच में कोई और विद्युतीय उपकरण नहीं आना चाहिए। तो चूंकि यहां बैटरी आ गया, इसलिए तीनों संधारित्र का दूसरा तरफ वाला प्लेट आपस में सीधे सीधे तौर पे नहीं जुड़ पाया, इसलिए ये तीनों पार्श्वक्रम संयोजन में भी नहीं है। तो जब दोनों नहीं हुआ तो यह अपने आप चला गया मिश्रित क्रम संयोजन में।
क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है समतुल्य संधारित्र के बारे में। चलिए देखते हैं समतुल्य संधारित्र क्या है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जी। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि पहले एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं कि कहीं पर कुआं खोदने का काम चल रहा है और उसके लिए 5 मजदूर को लगाया गया है काम पर। मान लेते हैं कि पांचों मजदूर एक दिन में 20 फीट खोद लेता है कुआं। क्या समझे? 5 मजदूर है, कुआं खोदने का काम कर रहा है, हर एक दिन वो 20 फीट के बराबर कुआं खोदता है। अब मान लेते हैं कि एक सुमो पहलवान आ गया। मालूम है ना सुमो पहलवान के बारे में? जापानी पहलवान, एकदम मोटा तगड़ा, 250-300 किलो का उसका वजन होता है, द्रव्यमान होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खोखला शरीर होता है, बहुत ताकतवर भी होता है। मान लेते हैं कि एक सुमो पहलवान आ गया और वो इतना ताकतवर है कि वह अकेले जब कुआं खोदने का काम शुरू करता है तो वह अकेले एक दिन में 20 फीट के बराबर कुआं खोद लेता है। अब जरा ध्यान से देखो, पांचों मजदूर मिलकर एक दिन में 20 फीट खोदता है और अकेले ये सुमो पहलवान 20 फीट के बराबर कुआं एक दिन में खोद देता है। तो साफ साफ देख रहे हैं कि पांचों मजदूर मिलकर जो काम, जितना समय में कर रहा है, उतना ही काम उतना समय में एक अकेला सुमो पहलवान कर रहा है। तो उस अकेले सुमो पहलवान को उन पांचों मजदूर का समतुल्य व्यक्ति कहेंगे, समतुल्य आदमी कहेंगे। बात समझे? तो उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि संधारित्रों का संयोजन मिलकर जो काम कर रहा है, अगर वही काम कोई अकेला संधारित्र कर ले तो उस अकेला संधारित्र को उन सभी संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहेंगे। क्या मैंने कहा? अगर संधारित्रों का संयोजन कोई काम कर रहा है, जैसे आवेश संचित कर रहा है या बैटरी से आवेश खींच रहा है, जो भी काम कर रहा है, अगर उन सभी संधारित्रों के बदले बिल्कुल वैसा ही काम कोई एक संधारित्र कर ले तो उस अकेला संधारित्र को उन सभी संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहेंगे। मैं समझाता हूं इस चीज को फिगर में, ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए, फिर मैं पहले वाले फिगर पे ही आता हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों संधारित्र आपस में जुड़ा हुआ है और ये तीनों संधारित्र मिलकर, मैंने मान लिया कि इस बैटरी से होकर इस दिशा में आवेश खींच लेता है 5 माइक्रो कूलम्ब के बराबर। मैंने ऐसा मान लिया कि तीनों संधारित्र इस बैटरी से 5 माइक्रो कूलम्ब का संधारित्र खींच लेता है। तो अगर इसी बैटरी से वही 5 माइक्रो कूलम्ब के बराबर आवेश कोई अकेला संधारित्र अगर खींच ले, तो उस संधारित्र को इन तीनों का समतुल्य संधारित्र कहेंगे। मैं इसको अलग फिगर में ही समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, आप अलग तरह का फिगर भी ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए ऐसा करते, उदाहरण के साथ समझाते हैं। मान लेते हैं कि यह जो बैटरी है ये 20 वोल्ट का बैटरी है। ये 3 संधारित्र यहां पे लगा हुआ है, C1, C2, C3।
मैंने मान लिया तीनों संधारित्र मिलकर इस 20 वोल्ट के बैटरी से इस दिशा में आवेश खींच लेता है 40 माइक्रो कूलम्ब का, मैंने मान लिया। तो ऐसा कीजिए कि अब उसी बैटरी को रहने दीजिए, बैटरी वही 20 वोल्ट वाला रहने दो, लेकिन उन सभी संधारित्र को हटा दो और उन सभी संधारित्र के बदले एक ही संधारित्र को उस बैटरी से जोड़ दो और मान लो कि यह ऐसा संधारित्र है जो उसी 20 वोल्ट वाला बैटरी से अकेले इस दिशा में 40 माइक्रो कूलम्ब का आवेश खींच लेता है। तो इसी संधारित्र को इन सभी संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहेंगे। बात समझे? यही संधारित्र इन सभी संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहलाएगा। देखिए मैंने जो परिभाषा समझाया वो परिभाषा यहां पे दिया हुआ है समतुल्य संधारित्र के बारे में। संधारित्रों के किसी संयोजन में सभी संधारित्र मिलकर जो काम करता है वही काम अगर कोई अकेला संधारित्र कर लेता है तो उस अकेला संधारित्र को उस संयोजन का समतुल्य संधारित्र कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, अगला परिभाषा है समतुल्य धारिता। तो वह तो इसी से जुड़ा हुआ है। देखो, समतुल्य संधारित्र का धारिता को समतुल्य संधारित्र की धारिता को समतुल्य धारिता कहते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा समतुल्य संधारित्र की धारिता को समतुल्य धारिता कहते हैं। बात समझे? मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं इसको। देखिए, मान लेते हैं कि फिर यहां पर कुछ संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ये सब फिर इस प्रकार से ऐसे एक बैटरी से भी जाकर के ऐसे जुड़ गया है। मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रो फैराड का संधारित्र है, ये 3 माइक्रो फैराड का और ये 4 माइक्रो फैराड का, और ये जो बैटरी है ना ये 20 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है? तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, अब ये जानना चाहते हैं कि तीनों संधारित्र मिलकर इस बैटरी से कितना आवेश को अपने तरफ खींच रहा है। तो मान लेते हैं कि 180 माइक्रो कूलम्ब के बराबर मान लिए। कैसे हुआ ये हम लोग आगे जब कैलकुलेशन आपको पढ़ाएंगे वहां पे सिखाएंगे। तो तत्काल ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि तीनों संधारित्र मिलकर 20 वोल्ट के इस बैटरी से 180 माइक्रो कूलम्ब के बराबर आवेश खींच लिया। तो ऐसा कीजिए कि बैटरी वही रहने दीजिए, वही 20 वोल्ट वाला बैटरी, और उन सभी संधारित्रों को हटाकर एक ही संधारित्र लगाइए। ये कैसा संधारित्र है? यह इन तीनों संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र है। तो समतुल्य संधारित्र का परिभाषा ही कहता है कि सभी संधारित्र मिलकर जिस बैटरी से जितना आवेश खींचता है, मतलब जो काम करता है, समतुल्य संधारित्र उसी बैटरी से अकेले उतना ही आवेश को खींच लेगा, यानी अकेले उतना ही काम कर लेगा। तो चूंकि इन तीनों का ये समतुल्य संधारित्र है, इसलिए यह इस बैटरी से उतना ही आवेश को खींच लेगा। तो बस इसका जो धारिता हो जाएगा, यानी C का मान जो होगा वही कहलाएगा समतुल्य धारिता। जैसे मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि यहां पर इस C का मान है 9 माइक्रो फैराड। मैंने मान लिया
कि इस C का मान 9 माइक्रोफैराड है, तो इसी 9 माइक्रोफैराड को यहां कहा जाएगा समतुल्य धारिता। देखिए बिल्कुल क्लियर परिभाषा है। समतुल्य संधारित्र की धारिता को समतुल्य धारिता कहते हैं। अब आज का एक लास्ट पॉइंट बच गया, ऊर्जा घनत्व। तो बिल्कुल इसका सीधा सा परिभाषा है। देखो घनत्व क्या होता है ये तो आप बचपन से जान रहे, क्लास 9 से ही मैथ्स में पढ़े हैं। घनत्व का वैसे तो बहुत सारा परिभाषा होता है। आप 9th में कॉमन सा चीज पढ़े थे, द्रव्यमान बटा आयतन, उसे भी घनत्व कहते थे, है ना। तो देखो घनत्व बहुत तरह का होता है। घनत्व का सीधा सीधा आप कह सकते हैं मौजूदगी, कितना नजदीक नजदीक मौजूद है, कितना दूर दूर मौजूद है। चलिए इसको डायरेक्ट अब समझते हैं। देखो तो हमें यहां पे पढ़ना है ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ना है? ऊर्जा घनत्व। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लेते हैं कि यह एक आयतन है, मतलब कि एक क्षेत्र है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी है। यह एक क्षेत्र है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है, आयतन है ये। और मान लेते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा भी मौजूद है, E के बराबर ऊर्जा है, और इसका आयतन क्या है? V के बराबर आयतन है। तो आप कह सकते हैं कि V आयतन में ऊर्जा मौजूद है E के बराबर, इसलिए एक इकाई या सीधे इकाई आयतन में मौजूद ऊर्जा का मान है E बटा V के बराबर। तो इसी को कहा जाता है ऊर्जा घनत्व। बात समझे? जैसे मान लेते हैं कि एक कमरा का घनत्व है 300 घन मीटर। मान लेते हैं कि एक कमरा का घनत्व है 300 घन मीटर। तो एक कमरा का घनत्व 300 घन मीटर है, यानी V का मान हो गया 300 घन मीटर। और मान लेते हैं कि उस कमरा में कुल ऊर्जा है 1200 जूल के बराबर। तो देखिए E बाय V, यानी कि जब आप E को V से भाग दे दीजिएगा, 1200 जूल को भाग दे दीजिएगा 300 घन मीटर से, तो क्या आपको मिलेगा? ये देखिए ये कैंसिल हो गया। तो ये जो आया 4 जूल पर घन मीटर, यही कहलाएगा ऊर्जा घनत्व। तो परिभाषा समझ में आया? इकाई आयतन में मौजूद ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कैसे मिलेगा? कुल आयतन पता कर लीजिए, कुल ऊर्जा पता कर लीजिए, ऊर्जा को भाग दे दीजिए आयतन से, ऊर्जा घनत्व का पता चल जाएगा। वही लिखा गया है यहां पर, इकाई आयतन में मौजूद ऊर्जा घनत्व को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफी बेहतर तरह से समझ में आया होगा। तो मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 12वीं का भौतिकी का जो दूसरा अध्याय है, विद्युत विभव तथा धारिता, उसमें परिभाषा से संबंधित जितना भी टर्म है, यानी जितने भी भौतिक राशियां हैं, उन सभी का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने सीख लिया। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, इससे फायदा होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा बात एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा अध्याय का परिभाषा से संबंधित वाला क्लास आज खत्म हो गया। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.